नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हम देख रहे हैं द नेट से प्राप्त है। आज हम निबंध में देखने वाले हैं कविता क्या है। निबंध में देखने वाले हैं कि उसके मेन कथन क्या है। मेन कथन जो भी इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछे जाने योग्य है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास नहीं निबंध है कविता क्या है और इसका प्रकाशन 1939 में हुआ था और सर्वप्रथम यह सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था। और कविता क्या है ये निबंध जो चिंतामणि भाग 1 1939 में प्रकाशित हुआ था उसमें संकलित है। इसकी हम विषय वस्तु वहाँ देखेंगे। कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है, यानी रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन सा है कि कविता क्या है। इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। उनकी कविता संबंधी मान्यताओं के साथ साथ निबंध का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया है। 1909 के निबंध और 1939 के निबंध में कई वैचारिक परिवर्तन देखने के मिले, यानी 1909 में जो निबंध लिखे गए हैं और 1939 में जो निबंध लिखे गए हैं उनमें वैचारिक दृष्टिकोण या वैचारिक परिवर्तन, वैचारिक बदल जो है देखने को मिलता है। संक्षेप में कहे तो काव्य शास्त्रीय मान्यताओं में रसवाद और लोक मंगलवाद का जो संलयन शुक्ल जी ने किया है उसी को यह निबंध मूर्त रूप देता है। इस निबंध में शुक्ल जी ने 14 प्रकरण उठाए, यानी कविता क्या है निबंध में कुल कितने उपशीर्षक है या कुल कितने प्रकरण हैं तो 14 है। पहला क्या है कविता क्या है, दूसरा है सभ्यता के आवरण और कविता, तीसरा है कविता और दृष्टि प्रसार, चौथा है मार्मिक तथ्य, पांचवा है काव्य और व्यवहार, उसके बाद है मनुष्यता की उच्च भूमि, फिर भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, और उसके बाद है कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। यह जो है कुल इसके 14 प्रकरण है। हम फिर से उस 14 प्रकरणों का नाम देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सबसे प्रथम है कविता क्या है, दूसरा है सभ्यता के आवरण, तीसरा है कविता और सृष्टि प्रसार, चतुर्थ है मार्मिक तथ्य, पंचम है काव्य और व्यवहार, छठवां है मनुष्यता की उच्च भूमि और 7 नंबर का है भावना या कल्पना, 8 है मनोरंजन, 9 है सौंदर्य और 10 है चमत्कारवाद। 10 क्या है चमत्कारवाद। उसके बाद है कविता की भाषा, ये 11वां नंबर है, और 12 नंबर का है अलंकार, और 13 नंबर का है कविता पर अत्याचार, और अंतिम 14 नंबर का जो है वह कौन सा है तो यह 14 नंबर का कविता की आवश्यकता है। याद रखिए। कहाँ गया ये स्लाइड, ये हो गया, लेकिन हम कोई बात नहीं, वहाँ पर हम पहुँचेंगे। यही है। तो यह कुल 14 प्रकरण है कविता क्या है निबंध में। अब हम इसके अंतर्गत प्रमुख जो मेन कथन है, उदाहरण है, वह देखेंगे। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहते हैं। यानी मनुष्य अपने भाव, जो भी मनुष्य के अंदर के भाव है, विचार है, व्यापार है, वह दूसरों के भावों, विचारों, व्यापारों के साथ कहीं मिलता है। यानी मेरे भाव कहीं अन्य के भावों के साथ कहीं ना कहीं मिलते हैं, कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है।
इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब तक वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की ये पूछा हुआ उस कथन है परीक्षा में, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रचलित लोकप्रिय कथन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। कविता ही मनुष्य के हृदय को, यानी मनुष्य का जो हृदय है उस हृदय को कविता क्या करती है, हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से, यानी जो स्वार्थ संबंधी संकुचित एक मंडल बनता है उसके उस जगत से नाना गतियों के मार्मिक भूमि से, यानी जो स्वार्थ भूमि से ऊपर उठाने का काम कविता करती है मनुष्य के हृदय को। जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का बहिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावनात्मक है। यानी यहाँ पर शुक्ल जी क्या कहते हैं, जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, यानी जगत जो है अनेक रूपों में व्याप्त है, उसी प्रकार हृदय भी अनेक भावों से व्याप्त है, अनेक भावों में दिखाई देता है, अनेक भावात्मकता के साथ अनेक हृदय जो है वह है। उसके बाद है सभ्यता के आवरण और कविता। सभ्यता की दृष्टि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए हैं। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, यानी कुछ भावों के विषय अमूर्त तक, यानी कुछ जो भाव है वह लगभग लुप्त हो गए हैं। जैसे कीर्ति की लालसा, ऐसे भाव को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग, यानी जो लालसा, यानी कीर्ति की लालसा का जो भाव है, ऐसे भाव को बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं, रूप पराग कहते हैं। याद रखिए, पूछा जा सकता है। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवि के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सभी निबंध हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़े हुए हैं। काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के, यानी काव्य के लिए, जो काव्य लिखने के लिए या काव्य निर्माण के लिए अनेक स्थलों पर हमें भाव के विषय के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, यानी काव्य में केवल अर्थ ग्रहण करने से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यानी काव्य में केवल अर्थ ग्रहण करने से या अर्थ समाहित करने से वहाँ काम नहीं चलता, उस काव्य में बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का हो ही सकता है। अगला उपशीर्षक है, प्रकरण है कविता और सृष्टि प्रसार। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंत प्रकृति का सामंजस्य जटिल करती हुई
उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। काव्य दृष्टि कहीं तो यानी काव्य दृष्टि कहीं नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य दृष्टि के भीतर और कहीं समस्त चराचर के। यानी याद रखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी काव्य दृष्टि कहाँ कहाँ पर रहती है, एक है नर क्षेत्र के भीतर रहती है, दूसरी है कहीं मनुष्यतर बाह्य दृष्टि के, और तीसरी क्या है, कहीं समस्त चराचर में रहती है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का अवलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृति के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता यानी मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली, यानी मेघदूत काव्य में मिली। मेघदूत काव्य में जो मनुष्य की जो मनुष्यतर यानी मनुष्य को छोड़कर जो बाह्य प्रकृति है उसको प्रधानता दी गई है, वह संस्कृति के और किसी काव्य में नहीं है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। ये इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है किस आलोचक का है या किस लेखक का है, पूछा जा सकता है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता, ये पूछा जाएगा तो ये शुक्ल का है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। प्रकृति के साधारण असाधारण यानी प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूमि आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलती है। यानी प्रकृति के साधारण और असाधारण सब प्रकार के जो रूप है उन रूपों में रमने वाले वर्णन हमें कहाँ पर मिलते हैं, वाल्मीकि के काव्य में मिलते हैं, कालिदास के काव्य में मिलते हैं और भवभूमि के काव्य में भवभूमि ये संस्कृति के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। सारांश यह है कि केवल असाधारण तत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। आगे है, जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री की जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री की प्रकृति में ढूंढा करते हैं। यानी जो विलास कहाँ पर, सुख कहाँ पर, शरीर या शरीर सुख में ही वहाँ सुख पाते हैं, उसमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्ति सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव, यानी ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। अंतर्बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय की इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इसी प्रकार अंत में जाकर लोकों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि विश्लेषण वो सब कुछ हमने जब लाइन टू लाइन पढ़ रहे थे रचना तब किया है। पहले कहा जा चुका है कि नक्षत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तर अधिक व्यापक गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। इस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है कि जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। उसके बाद है मार्मिक तथ्य।
मनुष्य सारी पृथ्वी छेदता चला चला जा रहा है, यानी सारी पृथ्वी को छेदते हुए मनुष्य पार जा रहा है। जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते जा रहे हैं, यानी जंगल कट कर जंगल की जगह पर खेत बनते जा रहे हैं, नगर बनते जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छीनता चला जा रहा है। उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट कथन है। यानी वो जंगल के स्थान पर हमने घर बनाए, खेती बनाए, वहाँ पर जो पशु पक्षी रहते थे वो उसका घर हमने छीन लिया, और वह पशु पक्षी कहाँ जाएंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। तथ्य चाहे नक्षत्र के ही हो, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हो, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़, यानी तथ्य कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़ होते हैं। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे, यानी जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे, उसे उस भाव का अवलंबन रहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथा आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती है, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उसकी योजना करती है। अंत यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है, यानी इम्पोर्टेंट कथन है। कहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ से। अंत यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, यानी ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रजन्य ज्ञान की समष्टि के रूप में ही है। फिर जो अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायात्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायात्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अंततः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र, यानी मनुष्य का जो ज्ञान क्षेत्र है वह क्या है, ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायात्मक, यानी मनुष्य का जो ज्ञान क्षेत्र है वह बुद्धि व्यवसायात्मक या विचारात्मक बहुत बहुत ही विस्तृत हो गया है। यानी अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक हो चुका है, व्यवसायात्मक हो चुका है, विचारात्मक हो चुका है, इसलिए वह विस्तृत हो चुका है। अंत उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी वह हमारे किसी भाव का अवलंब हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे। अगला है काव्य और व्यवहार। काव्य और व्यवहार में क्या है, अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल, यानी अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु कौन थे, तो घंटाल थे। जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है, यानी कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार करती है। उसके बाद है मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्यता की उच्च भूमि क्या है, कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है, यानी याद रखिए, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका
अधिक प्रसार करती है। उसे अधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की ऊंचे भूमि पर ले जाती है। अभी भावना और कल्पना क्या है वह भी देखते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, भावना और कल्पना में क्या है, जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। यानी याद रखिए, जो वस्तु हमसे अलग है, यानी जो वस्तु हमसे दूर है, लेकिन हम कल्पना करते हैं और वो वस्तु हमारे पास है ऐसा हम महसूस करते हैं, या कल्पना में एक पटल चित्र निर्माण करते हैं, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य यानी मन में कल्पना करके उसको हम समीप पाते हैं, नज़दीक पाते हैं। नज़दीकी का अनुभव करना ही उपासना है, यानी नज़दीकी का अनुभव करना ही सामीप्य यानी नज़दीकी का अनुभव करना ही उपासना है। और साहित्य वाले इसी को क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। जो वस्तु हमसे अलग है, यानी जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या असक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उसके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक कल्पना, यानी कल्पना, शुक्ल जी कल्पना दो प्रकार की होती है कहते हैं। और एक कल्पना कौन सी, विधायक कल्पना। विधायक कल्पना किसमें रहती है, जो कवि है कविता का सृजन करता है उसमें विधायक कल्पना रहती है। और श्रोता में कौन सी, श्रोता में ग्राहक कल्पना रहती है, जो उसको सुनता है कविता को। फिर से हम पढ़ते हैं इसको। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक, यानी विधायक कल्पना कवि में होती है और ग्राहक कल्पना जो है श्रोता में होती है। याद रखिए, विधायक कल्पना अपेक्षित होती है, यानी कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक कल्पना होती है। उसके बाद का उपशीर्षक है मनोरंजन। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कहा आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जो यूरोपीय जो समीक्षक है, उन्होंने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया है। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण वहाँ गड़बड़ छाला हुआ। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख का आनंद पहुँचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कवि या भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए रखे जाती। ये इम्पोर्टेंट कथन है, शुक्ल जी का है। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना को उत्तेजित करने के लिए रखे जाते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। उसके बाद है सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ कथन है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। जिस वस्तु की प्रतीक्षा ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, यानी भीतर बाहर का जो भेद है वह व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है। मनुष्यता के सामान्य भूमि पर, यह भी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। मनुष्यता के सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। यह भी शुक्ल जी का कथन है। इसके बाद देखते हैं सुंदर और कुरूप। काव्य में बस ये दो ही पक्ष है, यानी काव्य में दो पक्ष कौन से हैं? शुक्ल जी काव्य में दो ही पक्ष मानते हैं। कौन से? सुंदर और कुरूप। भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंडल अमंडल, अनुपयोगी उपयोगी,
ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। यानी शुक्ल जी काव्य क्षेत्र के बाहर के कौन से शब्द मानते हैं? भला बुरा नहीं। शुक्ल जी काव्य के बाहर के शब्द किन किन शब्दों को कहते हैं? सुंदर कुरूप। सुंदर और कुरूप काव्य में बस दो ही पक्ष है, यानी शुक्ल जी काव्य में सुंदर और कुरूप दो ही पक्ष मानते हैं। उसमें कौन कौन से शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर से है? भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंडल अमंडल, अनुपयोगी उपयोगी, ये सब काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। यानी काव्य क्षेत्र के बाहर के कौन कौन से शब्द है? भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंडल अमंडल, उपयोगी अनुपयोगी उपयोगी। यह शब्द जो है, यह शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर से शुक्ल जी मानते हैं। दिया जाए इसमें से कोई दो शब्द, दो तीन और पूछा जाए कि इनमें से शुक्ल जी के अनुसार किस काव्य क्षेत्र के बाहर के मंडल का नहीं है, तो अन्य शब्द जो है इनको छोड़कर वह नहीं होगा। भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंडल अमंडल, अनुपयोगी उपयोगी, यह जो है काव्य क्षेत्र के बाहर के शब्द हैं। ये नीति धर्म व्यवहार अर्थशास्त्र आदि के शब्द है। यानी भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंडल अमंडल, अनुपयोगी उपयोगी, यह शब्द किसके हैं? तो नीति धर्म व्यवहार अर्थशास्त्र के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात केवल दो रूपों में दिखाई जाती है, सुंदर और असुंदर। यानी जो शुद्ध काव्य क्षेत्र होता है, काव्य का क्षेत्र जो है वह सुंदर होता है, शुद्ध है। यानी कहीं पर शुद्ध काव्य क्षेत्र है तो वहाँ पर केवल दो ही रूप दिखाई देते हैं, सुंदर और असुंदर। यानी सुंदर काव्य क्षेत्र में कौन से दो रूप दिखाई देते हैं? सुंदर और असुंदर। शुद्ध काव्य क्षेत्र में चमत्कारवाद। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है। चमत्कार किसकी सामग्री है? मनोरंजन की। इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यानी कविता में चमत्कार ही यदि ढूंढा करे तो इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत या वह लक्ष्य से नहीं, जो अद्भुत रस के अवलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। कविता सुनाना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यानी कविता सुनना और तमाशा देखना ये एक बात नहीं है, अलग अलग है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संसार माने तो अलग अलग स्थायी भावों की स्वरूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोग ही नहीं रह जाता। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, यानी हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके धर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति ही द्वारा, पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्रित, अद्भुत या लोकोत्तर हो, ऐसी हो जो सुनने में नहीं आई करती, या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन होकर एक बार की कथन के अनूठे रंग, अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं, वो सूक्ति है। यानी जो शब्द या जो कविता जो है, कहाँ के जो कविता वर्ण विन्यास, पद प्रयोग, विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुर्य या निपुणता इत्यादि का विचार करते हैं, वह काव्य नहीं है, सूक्ति है, याद रखिए। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधान का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है। यदि किसी उक्ति में, यानी किसी वाक्य में या किसी पंक्ति में रसात्मकता और चमत्कार, यानी रसात्मकता है, चमत्कार है, दोनों हो, यानी किसी सूक्ति में रसात्मकता भी है, चमत्कार भी है, दोनों हो, तो प्रधानता का विचार करके, यानी प्रधानता किस में है, रसात्मकता में है या चमत्कार में है, तो दोनों का विचार करते हुए प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में हो पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता,
वहाँ भी काव्य ही माना जाएगा। उसके बाद है कविता की भाषा, यानी शुक्ल जी कविता की भाषा किस प्रकार होनी चाहिए, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कहाँ आए हैं। यानी शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कविता यदि हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका जो चलचित्र है वह मस्तिष्क में निर्माण होना चाहिए। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कहाँ आए हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्ष्मण शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है कहने की अपेक्षा समय भाग जाता है कहना वह अधिक पसंद करेगी। भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। यानी कविता में जो है व्यापार सूचक शब्द जो है अधिक रहते हैं, किससे, जाति संकेत वाले शब्दों से जो है व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं काव्य की भाषा में। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिससे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों का या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। हमारे यहाँ के आचार्यों ने परिभाषित शब्दों के प्रयोगों को अप्रतित्व दोष माना। यानी हमारे यहाँ के आचार्य जो थे उन्होंने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोगों को अप्रतित्व दोष माना है। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है तब वह पारिभाषित तथा अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का मिश्रण करता है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की, यानी तीसरी विशेषता किसकी है, वर्ण विन्यास की है कविता की भाषा में। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। यानी किससे कविता की आयु बढ़ती है शुक्ल के अनुसार, जो नाद सौंदर्य से कविता की आयु जो है बढ़ती है। संस्कृति में संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। यानी ये शुक्ल जी का इम्पोर्टेंट कथन है। संस्कृत में संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है। यानी शुक्ल जी क्या कहते हैं कि हमारे काव्य भाषा में एक और चौथी विशेषता है, वह कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है। वह यह है कि कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उसके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। यानी चौथी विशेषता शुक्ल जी क्या मानते हैं, जो संस्कृत से आई है, जहाँ पर व्यक्ति के नाम है उस नामों के अलावा उनके नाम पर उस व्यक्ति के रूप गुण का बोध कराने वाले शब्द या विशेषता, यह चौथी विशेषता कहाँ से आई है, तो संस्कृत से आई है, याद रखिए। उसके बाद है अलंकार। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था। यानी भरत मुनि ने जो रस की प्रधानता थी इसकी ओर संकेत किया था, पर भामह, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र्य का पल्ला पकड़ अलंकार को प्रधानता दी। अलंकार प्रस्तुत वर्ण्य वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने के खास ढंग है। पर प्राचीन अवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण्य वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते, जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। ये बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं सकती। यानी स्वभावोक्ति जो है, यानी मनुष्य का जो स्वभाव है, कवि का जो स्वभाव है, वह स्वभावोक्ति जो है अलंकार के भीतर नहीं आ सकती। औक्रोक्तिवादी कुंतक ने भी इसे अलंकार नहीं माना। यानी स्वभावोक्ति को अलंकार किसने माना नहीं, तो कुंतक ने भी अलंकार माना नहीं, याद रखें। उसके बाद है कविता पर अत्याचार। कविता पर अत्याचार भी कुछ हुआ है। यानी कविता पर अत्याचार भी हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कई अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली
सुस्ती कड़ाई है, कहीं द्रव्य न देने वाली की निराधार निंदा। कविता कविता देवी के मंदिर में कविता कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले विस्तृत और पुनीत हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते, यानी सच्चे कवि कहाँ पर सौंदर्य ढूंढा नहीं करते, जो सच्चे कवि जो राजाओं की सवारी है, ऐश्वर्य है, उस पर ही वह सौंदर्य ढूंढा नहीं करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में, सेंध किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पशु, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी सौंदर्य का दर्शन कराते। यानी जो सच्चे कवि है, केवल जो सौंदर्यमय वस्तु है, या राजा की सवारी है, या राजा का सौंदर्यमय महल है, उसमें सौंदर्य न ढूंढ कर एक आम बात में भी वह सौंदर्य निकालते हैं सच्चे कवि, जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उसको बधाई देना कवि का काम नहीं। यानी कवि का काम कौन सा नहीं है, कोई शुभ अवसर है तो उस पर पद्य बनाना या कविता लिखना, बात बात में बधाई देने के लिए पंक्तियाँ लिखना, कविता लिखना, यह कवि का काम नहीं है। जिसके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं उन्हीं के वर्णन में वह शांत सुखाए प्रवृत्त होता है। यानी शुक्ल के अनुसार कवि कहाँ पर शांत सुखाए प्रवृत्ति होता है, तो वह उनके अनुसार जो है जिसके रूप या कर्म कलाप, यानी जिसके रूप कर्ण कलाप जगत और जीवन के बीच में, यानी जगत और जीवन के बीच में सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांत सुखाए प्रवृत्त होता है। यानी उसको सुख मिलता है, सुख की अनुभूति होती है। और उसके बाद है कविता की आवश्यकता। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार के सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। यानी मनुष्य के जीवन में जो है कविता किसी न किसी रूप में पाई जाती है। कविता यानी मैं एक लिखी हुई कविता का बात कर रहा हूँ, नाम भी हो सकता है कविता। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय है, यानी इतनी उपयोगी है मनुष्य के लिए कविता, प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य, यानी संसार के जो भी सभ्य असभ्य जो जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। यानी इतिहास मिट जाएगा, विज्ञान मिट जाएगा, दर्शन मिट जाएगा, लेकिन कविता का अस्तित्व जो है हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा संघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंद बंद कर वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इसी परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर भी बराबर रहता है। इसी की अंतर्वृत्ति में मनुष्यता को समय समय पर जगाने रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं, यानी कविता की ज़रूरत जानवरों को नहीं, मनुष्य को है, याद रखिए। तो यहाँ पर जो है कविता क्या है, निबंध क्या, हमने महत्वपूर्ण जो कथन थे, महत्वपूर्ण बातें थी, वह हमने देखी है। इसके बाद हम नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है वह भी हम देखेंगे। कितना बड़ा है देखते हैं, नहीं तो फिर इसका एक अलग ही क्लास रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अलग ही क्लास हम रिकॉर्ड करेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं का। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।